नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल छठे चरण के चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे राजनीतिक गलियारे में तहलका मच गया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किया गया, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज ममता दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोर्ट के इस फैसले का कितना असर चुनाव पर पड़ेगा। इससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर ममता बनर्जी ने क्या कहा और अमित शाह ने क्या कहा है। 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। कोर्टके दिए करिয়েছে, कोर्टेर सबाई खराब नয়, आमी कोर्टके सम्मान करी, किन्तु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না। तो चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं निपुण आलमबायन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। संजय जी, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे, हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों सर? ठीक है, इसके पहले भी आपने देखा होगा, मेरी आवाज मुझे गूंज रही है। ठीक है सर, उसे दुरुस्त करवाते हैं, बोलिए सर। अभी इसके पहले भी देखा था कि 26,000 शिक्षकों को जो है भर्ती रद्द करा दिया गया था। तो उसके फैसले को भी हम लोगों ने चुनौती दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हमें जो है उसका स्थगन आदेश मिल गया। ठीक है, तो यही वजह है कि बार बार इस तरीके से चैलेंज करना कि हम इसको सुनिश्चित कैसे करेंगे, ये भी तो एक तरीके से अमित शाह जी इस तरीके से सुनिश्चित करेंगे। तो पहली बात ये है कि हमारे पास रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और इसके बारे में हम अपनी चर्चा करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन के समय इस तरीके से फैसले आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं और चुनाव के बाद भी ये सब फैसले आ सकते थे, लेकिन फैसले आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास रास्ता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा हम इस फैसले पे अब हमारे पास आगे जाने का रास्ता है, हमें
फैसले को नहीं मानते हैं। नहीं, ममता बनर्जी आप तो बात ये है, कहती नजर नहीं, ममता बनर्जी तो ये कहती नजर नहीं आई। वो तो सीधे कह रही हमें इस फैसले को मानेंगे ही नहीं। अब हाईकोर्ट पूरी के बात फैसले को सुनिए। नहीं, पूरी बात मैं सुन के ही बता रहा हूँ। अभी बाइट कहिए तो फिर से प्ले करवा देता हूँ। आप प्ले करवा के देख लीजिए, उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम उच्च अदालत, हम उच्च मानेंगे ही न्यायालय में नहीं। जाएंगे। आप ये बताइए। हाँ। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त में ये फैसले आ रहे हैं। अब सर कोर्ट को हम और आप थोड़ी ये बताएंगे कि फैसले कब सुनाना है। और यहाँ तो हर 6 महीने पे चुनाव होते रहते हैं, तो कोर्ट उस हिसाब से चलने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, पहली बात फिर मैं भी बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के सरकार के पीछे कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी एक अटैकिंग मूड पे है। अब ये कोर्ट का फैसला आया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग इसको भी ये चाहे इस पे हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये तो नहीं कहा हम इसको मानेंगे नहीं, हम इसको रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा वहां पर उच्च न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, उच्चतम न्यायालय का रास्ता है पूरा। आप फाइट को प्ले करिए। मैंने भी सुना है, आपने अगर सुना है तो मैंने भी सुना है। तो ये उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, नहीं मानेंगे ये तो सही बात है कि हमारे लिए ये हम इसको माने। हमारे पास तो ऊपर जाने का आदेश है ना, जा सकते हैं। बिल्कुल तो जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और ये तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हाँ इसको कैसे लागू करेगा ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें उच्चतम न्यायालय नहीं जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल जाइए, लेकिन कैसे लागू हो, वो देश के गृह मंत्री हैं। अगर कोर्ट का कोई आदेश आया है तो वो लागू हो, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। तो इसमें दिक्कत ये कहाँ बिल्कुल है? जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये बताइए, ये दिक्कत कहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम हमको जाने नहीं देंगे? तो अमित शाह ने ये कहा अभी कि ये- ये अमित शाह ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देंगे। नहीं, उन्होंने कहा कैसे लागू हो हम इसको देखते हैं, हम इसको देखेंगे। तो इसमें गलत क्या कहा? ठीक है, तो हमारे पास भी तो रास्ता है ना। तो सर रास्ता आप अपना ये शिक्षक वाले में आपने बना है सुप्रीम कोर्ट। शिक्षक 36,000 भर्ती वाले में, शिक्षक भर्ती वाले में आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, किसी ने आपको रोका? किसी ने नहीं रोका। अभी हमको भी, इसमें भी कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, इसमें भी कोई नहीं रोक सकता है। और अब रास्ता है हमारे पास, हम जाएंगे, बिल्कुल ओबीसी जाएंगे। सर्टिफिकेट जारी आपकी सरकार ने किया, फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट का आया। इसमें बीजेपी क्या कर रही है? ये बीजेपी का थोड़ा ही फैसला है। देखिए, ये बीजेपी का फैसला नहीं है तो राजनीति ना करे ना इसमें। राजनीति जो है, अभी जेपी नड्डा स्पीच दे रहे हैं, ये भी स्पीच दे रहे, तो राजनीति ना करे। फैसला है, इसको हम उच्चतम न्यायालय में हम चुनौती देंगे इसमें जाकर के। हमें तो अपनी बात को क्लियर करने का हक है कि नहीं है? हमने अपनी बात को क्लियर किया है कि हम अभी इस फैसले को नहीं मानते, हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। बस बात खत्म है इसमें। इस पे सियासत ना हो। बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा है कि अभी उच्चतम हाईकोर्ट ने फैसला दिया था 26,000 भर्ती रद्द कर दी थी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से जो है हमें स्टे मिल गया उसमें। तो यहाँ भी जाइए, जो यहाँ नौकरी अगर करे स्टे वो मिलता है करे। ठीक है, बिल्कुल तो जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या? बिल्कुल जाएंगे। वो एक गृह कोई मंत्री दिक्कत के नहीं नाते है। यही कह रहे हैं कि अगर कोई फैसला आया है कोर्ट का, वो इम्प्लीमेंट हो, हमारी ये कोशिश होगी। तो इसमें भी इसमें क्या वो दिक्कत है? इम्प्लीमेंट तब हो ना जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। हम नहीं जाते तो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वहां पर रास्ता जब खुला है, अंतिम रास्ता खुला है सुप्रीम कोर्ट का ना, तो हम जाएंगे वहां पे, जाकर के हम उस पे जो है बात करेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा मान्य होगा। हमारे साथ इस समय अश्विनी दुबे जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ जेबा जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। जेबा जी, बहुत स्वागत आपका। जेबा जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हाईकोर्ट का फैसला है, कलकत्ता हाईकोर्ट का, उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जेबा जी, आवाज मिल रही है आपको? मैम मैं डिस्कनेक्ट, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। तब तक निपुण जी, आपसे एक कमेंट चाहेंगे इस पे। आपने सुना होगा संजय जी को, अब हाईकोर्ट भी फैसला चुनाव और तारीख ये सब देख करके सुनाए, और एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री ये कहे कि हम हाईकोर्ट का फैसला मानेंगे ही नहीं। अरे आपके पास विकल्प होते हैं, आप उस विकल्प को देखिए। खुले मंच से आप ये कहेंगे हाईकोर्ट के फैसले को ही नहीं मानेंगे? इन्होंने कहा कि चुनाव के समय में
ये बात तो बीजेपी भी कह सकती थी या और पार्टियां भी कह सकती थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एक डिसीजन आया। आप चुनाव के समय ईवीएम मशीन को लेकर पहुंचे, वीवीपैट को आप लेकर पहुंचे, चुनाव के समय आपको याद आया, तो बहुत सारी बातें उस समय भी कही जा सकती थी, लेकिन अपने मन मुताबिक आपको लग रहा है डिसीजन नहीं आया तो आपने कहते चुनाव के समय क्यों आया, पहले तो बात ये। तो ये इनका हास्यास्पद बयान था, इनको सोचना चाहिए कि बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं। दूसरा, चाहे वो हाई कोर्ट का डिसीजन हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, कोई भी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो, वो ये नहीं कह सकती कि हम न्यायपालिका के निर्णय को नहीं मानेंगे। क्योंकि इनको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं होते। हमारे यहाँ हायरार्की सिस्टम होता है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो स्थान संविधान में सुप्रीम कोर्ट को है वही स्थान आपका हाई कोर्ट को है। दोनों को सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार का बयान न दें कि हाई कोर्ट के निर्णय को हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो आपका एक उपचार का तरीका है, आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे। पहली बात। और मेरा तीसरा प्रश्न संजय जी से बड़ा मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करता है? मेरी जानकारी में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं संजय जी से, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, वो भी बता देंगी, क्योंकि ये भी वकालत करते हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो, वो आर्टिकल मेरे को जरूर बताएं। और अम्बेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण की जो वकालत की थी, संविधान सभा में भी अगर जिक्र किया हो और संविधान सभा में किस आधार पर उन्होंने आरक्षण की बात की थी, वो भी थोड़ा सा बता देगा, जानकारी हो तो। ठीक है, जेबा जी हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं और साथ ही खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। खेमचंद जी बहुत स्वागत है आपका। जेबा जी, क्या स्टैंड है कांग्रेस का कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर? लगता है जेबा जी आवाज मिल रही है आपको? जेबा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक खेमचंद जी एक कमेंट आपसे चाहेंगे। टीएमसी का ये आरोप है कि आप इस पे अब सियासत कर रहे हैं, ठीक है, इस पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। अरे हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? हम तो एक्सपोज जो कर रहे थे इंडिया गठबंधन वालों को, वो सिद्ध हो गया, वो सही सिद्ध हुआ है कोर्ट में। हम जो कह रहे थे बार बार कि कांग्रेसी और कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल हैं, इंक्लूडिंग टीएमसी, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ये ओबीसी और एससी एसटी का हक खाना चाहते हैं। कर्नाटक में वही किया, पश्चिम बंगाल में वही किया। पश्चिम बंगाल में इन्होंने मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया, एक तरफा, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जांच के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कानून के। क्या है ये? अगर ये अंदरगर्दी नहीं है तो और क्या है? ये जोरदार तमाचा है ऐसी पार्टियों के मुंह पे जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून है, जो संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जोरदार तमाचा है। अब तो इनको सीखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पे जो लोग आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, अब ये सिद्ध हो गया, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम ऐसी पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज कर रहे थे जो अपीजमेंट की बात करती है, मुस्लिम फर्स्ट की बात करती है, मेजोरिटी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती हैं, बाकी जो माइनॉरिटी है देश में उनको भी हक नहीं देना चाहती। तो ऐसी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। अब आपकी इस तरीके की दुकान और नहीं चलेगी। आप वोट बैंक के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं, डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में तो बहुत बुरा हाल है। खेमचंद जी, ममता जी तो ये कह रही हैं, ममता जी तो ये कह रही हैं कि हम इस फैसले को कोर्ट के मानेंगे ही नहीं। अरे ममता जी इस संविधान की वजह से सीएम है। अगर इस संविधान को नहीं मानेंगी, कानून को नहीं मानेंगी, तो क्या वो सीएम बनी रहेंगी? ममता जी कोई इंडिपेंडेंट किंग नहीं है, या बाहर से आके उन्होंने कोई रियासत नहीं बना रखी। वो इस देश के संविधान की वजह से, लोगों की वजह से सीएम है। और अगर वो संविधान को नहीं मानेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। हमारे देश में संविधान हर एक पे चेक एंड बैलेंस रखता है। ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो ये कहे कि नहीं मैं सुप्रीम पावर हूं और मैं कानून को नहीं मानूंगी या नहीं मानूंगा। संविधान सबके ऊपर है। और अगर ममता जी इस तरीके से कह रही हैं तो ये उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो एक्सपोज हो चुकी हैं, वो झूठी साबित हो चुकी हैं। जब वो एक्सपोज हो चुकी हैं, झूठी साबित हो चुकी हैं, तो अपनी वोट बैंक बचाने के लिए, अपने वोटों को बचाने के लिए इस तरीके बयान दे रही हैं। जानती वो भी हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके और बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब आप रुकोगे या नहीं, या अभी भी आप मुसलमानों को ओबीसी और एससी एसटी के हक को खाने दोगे?
अभी भी आप आपकी जो धूर्ततापूर्ण जो आपकी नीति है कि हमें अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत जैसे भी हो मुसलमानों को ओबीसी और एसटी में घुसा देना है, तो फिर बचेंगे कौन? जनरल में हिंदुओं की कुछ जातें बचेंगी, तो फिर क्या करेंगे? आप 50% से इसको 90% कर दो। तो इस तरीके की जो धूर्ततापूर्ण आपने हरकत की है, उससे रुकोगे या नहीं रुकोगे, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्पष्ट नहीं करोगे तो आने वाले समय में 2 ही चरण ही बचे हैं, लेकिन लोग आपको जवाब देंगे। ठीक है संजय जी, आता हूं, रिप्लाई कीजिएगा आप। हमारे साथ जेबा जी हैं। जेबा जी, आवाज मिल रही है अब? जी अभिषेक जी जेबा जी, स्टैंड क्या है कांग्रेस का कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर? कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, खेमचंद की पहले मैं बात की, मतलब ये चुनाव के मुद्दा सिर्फ मुस्लिम है। मुस्लिम से तो कभी बाहर निकल कर वोट मांगिए, वो तो बहुत शर्म आती है। एक कम्युनिटी अपने आप पे आनी चाहिए जेबा खान, अपने आप पे आनी चाहिए कि आप लोग ओबीसी का हक खा रहे हो, SC ST का हक खा रहे हो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हो। आप आज के भारत में भी, आधुनिक भारत में आप बिना धर्म के बात नहीं कर सकते, बिना अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी बिना धर्म के कुछ नहीं कर सकती है, बिना बातें कुछ नहीं कर सकती है। 5 चरण के चुनाव के बाद आपको पता चल गया है कि धर्म का साथ खेलना पड़ेगा, मुसलमानों से डर दिखाना पड़ेगा, और डर दिखा कर वो कम्युनिटी जो हर तरफ से पिछड़ा हुआ है आज, उसका आप लोग डर दिखा रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान के विकास पर बात ही नहीं करने दे रहे हैं। युवाओं के जेबा जी, बेरोजगारी पर बात ही नहीं करना दे जेबा जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, कोर्ट पर तो हम विश्वास करते हैं। कोर्ट से ऊपर तो देश में और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। बाकी दीदी क्या करती है ये उन पे डिपेंड करता है। दीदी आपकी सहयोगी हैं या नहीं, ये भी तो एक कंफ्यूजन है ना। संजय जी, दीदी का है साथ या नहीं, ये भी जरा क्लियर तो कीजिए। आप लोग वो भी क्लियर नहीं करते हैं। देखिए, पहली बात फिर मैं आपसे बता दूं, आप लोग असल बात क्या है कि कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं हुआ तो उसको आप लोग बार बार छिड़खानी करते रहते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं सुन लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे डिबेट में ये जवाब देना पड़ता है। मैं फिर से आपके यहाँ पे भी जवाब देता हूँ। इंडिया गठबंधन में हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। इंडिया गठबंधन का नाम दीदी का दिया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था तो कर्नाटक के चुनाव के बाद दीदी ने सबसे पहले बताया था कांग्रेस 200 सीटों पे आगे लड़े, बंगाल को हमारे ऊपर छोड़ दे, हम बंगाल से जो है 35 से 40 सीटें जीत करके उनको गिफ्ट करेंगे। तीसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो है प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी ने ही सबसे आगे किया हुआ था। तो ये अब बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम गठबंधन में है या नहीं है। केवल गठबंधन, ये क्लियरिटी कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बयान को आप सुनते रहे होंगे। यही तो आपने सुन लिया होगा, अभी 17 तारीख को जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल दिया, साफ साफ बता दिया कि हमारे लिए टीएमसी सबसे पहले है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान को अपने पास रखे, नहीं तो फिर पार्टी के रास्ते बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। रही बात अभी संविधान की बातें हो रही थी, अनुच्छेद की बातें हो रही थी, तो मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि संविधान के किस अनुच्छेद पे लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पे आप वोट मांगे? लगातार प्रधानमंत्री धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कभी कहते हैं राम मंदिर में ताला लगा देंगे, कभी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कल का स्टेटमेंट दिया है कि आपका बैंक लूट लेंगे, आपके घर से चोटी चुरा के लेके चले जाएंगे, आप मतलब जो है कितना डर दिखाएंगे, मंगलसूत्र छीनेंगे। कहाँ पे, किस जगह पे? राम मंदिर में ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। इस संविधान में किस अनुच्छेद पे लिखा है कि आप धर्म के नाम पे वोट करेगा? और चुनाव आयोग एकदम आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं लेता किसी भी तरीके से। एक तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टी। अश्विनी दुबे जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। इस फैसले को जरा आप समझाइएगा कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो फैसला एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि जिन्हें नौकरियां मिल गई हैं उस पर असर नहीं होगा, जिन्हें नौकरी मिलने वाली है, इन प्रोसेस है, उस पर भी असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले को जरा सा समझाइएगा सर। 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका टली जिससे ये था कि जो ओबीसी आरक्षण किया गया है वो ओबीसी आरक्षण जो पश्चिम बंगाल आयोग है 1993 का, और इसमें जो आर्टिकल 38 सब प्लस 5 तो संविधान का है, तो
आयोग की बात करते हैं कि सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग के अधिकार को उपायों से करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा, सलाह देगा, मूल्यांकन करेगा, उनको लेकर आएगा और साथ ही किसको जरूरत है किसी जो रिजर्वेशन है वो मेच्योर। तो जब 2011 याचिका था उसमें दावा किया 2010 के बाद किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 पश्चिम बंगाल वर्ग आयोग के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो नियम को हटाते हुए और सेलेक्टिवली किए और याचिका में क्या गया कि जो लोग पिछड़े वर्ग से नहीं थे उन्हें सर्टिफिकेट उनको भी सर्टिफिकेट दिया गया और जो थे उन्हें नहीं दिया। इसमें यह भी कहा राज्य सरकार को 1993 के मुताबिक तो वहां की कमीशन अपनी सिफारिश विधानसभा को उसके आधार पर लिस्ट बनेगी। तो इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी किसी में आना जाए विधानसभा फैसला करेगा। तो अब इसके जो नाम जो सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया ये सारे अधिकार किनार करके बेसिस पर लोगों की नौकरी करेंगे। तो कोर्ट ने कहा 2010 के बाद जितने सर्टिफिकेट किए हैं वो सारे के आधार की जो व्यवस्था है जो कानून है जो एग्जिस्टिंग है उसके इससे उसका बेनिफिट भी लोगों को मिला है ये ठीक नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आपने सर्टिफिकेट दिए हैं जिसके नौकरी कर रहे हैं सबको पिछड़ा वर्ग आयोग माने किया गया असंवैधानिक है सर्टिफिकेट कैंसिल कर कैंसिल हो जाएगी। ये पूरा मामला है गांव से कोई इसलिए नहीं है कि 2010-11 की 2010-11 के बाद के 14 साल बाद बहुत पहले आ जाए बिल्कुल। तो कहना ये ऊपर टिप्पणी करने का बड़ा फैसला हो कि एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर फैशन सा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का तो इस्तेमाल कर कम से कम अदालती प्रक्रिया के ऊपर करें क्योंकि अदालत का जजमेंट है नियमों के आधार पर पारित की जाती है। जजमेंट में नियम लिखे होते हैं कानून लिखे तर्क लिखे होते हैं एविडेंस का वर्णन होता है और अगर उस अगर चैलेंज हो जाए लेकिन पब्लिक डिबेट ये कि जज को डिमीन करना जजमेंट को डिमीन करना कंटेम्प्ट बातें करना ये रूल ऑफ लॉ दिखाई देते हैं संविधान दिखाई देते हैं वो ठीक नहीं। आप जजमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो आपके पास सबके पावर है कर लीजिए और नाम मानने का सवाल नहीं होता। संवैधानिक ढांचे में फेडरलिस्ट सबके काम बटे हुए हैं। सरकार क्या कहती है फैसले को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा कैसे करवाएगा ये सब एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव करेगी तो मना कर ही नहीं संवैधानिक व्यवस्था अगर एग्जीक्यूटिव ना करती तो रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ठीक है सर। अब संजय जी देखिए इसमें आप ये जरूर कह रहे हैं कि सब लोग ये बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है लेकिन जो कोर्ट का फैसला है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि 77 जातियां जो कि मुस्लिमों की हैं उसको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये वोट बैंक के लिए किया गया। ये क्लियर अगर हाईकोर्ट कह रहा है तो कुछ तो सबूत होंगे तभी हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ऐसे तो फैसला नहीं दे देगा। देखिए ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट के फैसले आए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। राहुल गांधी का ही फैसला देख लीजिए कि हाई कोर्ट ने जब बाकायदा उनको 2 साल की सजा सुना दी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए वहां से उनको राहत मिल गई। तो हमारे पास भी रास्ता है लेकिन एक केयर टेकर गवर्नमेंट अगर ये बात बोले क्योंकि जब चुनाव शुरू हो जाता है तो वो गवर्नमेंट केयर टेकर होती है कोई भी हो चाहे वो मतलब राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार तो वो किसी तरीके से चुनौतीपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। हम देखेंगे हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे जब चुनाव जीतोगे तब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना। है सर अभी मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई घटना घटती है तब तो आप जिम्मेदार ठहरा देंगे तब आप थोड़े ये कहेंगे कि केयर टेकर सरकार है कोई बात नहीं तब तो आप पहली बात आपको नहीं, आप ये बताइए कोई घटना अगर ईश्वर न करे अगर घटती है तो आप कह देंगे कि ये केंद्र सरकार की नाकामी है। अगर कोई हाईकोर्ट का फैसला है उसे इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है तो केयर टेकर सरकार है क्यों? पहली बात सुन लीजिए पहली बात ही बता दें आपको भी नॉलेज होना चाहिए मुझे भी नॉलेज अच्छी तरीके से कि पुलिस प्रशासन से लेकर के सारा कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट में हाथ में होता है।
चाहे अभी कहीं हिंसा भी कहीं भी होती, किसी भी प्रदेश में हिंसा भी हो जाती है, कोई दुर्घटना भी हो जाती है, तो उसकी जो है वो राज्य सरकार के लिए, क्योंकि एक हवलदार तक को जो है एक मुख्यमंत्री ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है सर, आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा। बिल्कुल पता है सर, लेकिन सियासत किस लेवल पे हमारे देश में हावी होती है ये मुझसे बेहतर शायद आप जानते होंगे। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं सर, इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सुल्तानपुर से। ये तस्वीरें हैं, लंबे वक्त के बाद वरुण गांधी नजर आए हैं चुनाव प्रचार करते हुए सुल्तानपुर से। उनकी माताजी चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया हुआ है मेनका गांधी को, और उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वरुण गांधी उतरे हैं। हम इस चर्चा को भी आगे जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब ओबीसी पर जो सियासत हो रही है कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसका क्या असर होने वाला है। निपुण जी आपके पास आते हैं। अब देखिए, जो फैसला है ठीक है, हाई कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले का विश्लेषण भी तो होगा ही होगा, जिसमें यह क्लियर अगर लिखा हुआ है कि 70 मुस्लिम जातियों को अगर शामिल किया गया है, उन्हें आरक्षण दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ नियत कहीं ना कहीं वोट बैंक की रही है, तो इस पे सवाल तो पूछे जाएंगे ना सरकार से। मैं देखिए बिल्कुल आपने सही कहा अभिषेक जी, और मैं संजय जी को सुन भी रहा था। संजय जी ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। निश्चित रूप से ये अधिकार है, और ये एक उपचार के तरीके से होता है कि हाई कोर्ट के निर्णय से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन संजय जी को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का जो स्टेटस हमारे संविधान में है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि दोनों का स्टेटस जो है वो संविधान की बातों को लेकर यानी निर्णय लेने के संदर्भ में अगर कहीं भी कोई गलत कार्य होता है तो उसको रिट जारी करने का भी आर्टिकल 226 के थ्रू भी, और हाई कोर्ट के वही अवमानना करने के अधिकार पर दंड देने का अधिकार है। जिस प्रकार का ममता बनर्जी ने जो बात बोली है वो कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है हाई कोर्ट के अवमानना का केस इनके ऊपर हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट इसको ले भी सकता है, 100 संज्ञान भी ले सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात को लेकर आप ये कहें कि हम हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे। आप इतना बोलिए कि हम हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप ये मत कहिए कि हम नहीं मानेंगे। और दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि संविधान में कहाँ लिखा है, अगर आप इस प्रकार की बात करते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो राज्य का संसाधन है, और राज्य के संसाधन का जो वितरण होता है वो संविधान के किसी न किसी प्रावधान के तहत होता है। मैं तो उनसे ये पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये बोलने लगे कि मोदी जी ने ये कहा था, तो वो कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है? अरे वो एक चुनावी भाषण है, चुनावी बयानबाजियां हैं, उनसे अगर हम बातें करेंगे तो ये कहाँ लिखा है ममता बनर्जी को? निपुण जी जरा सा आपको रोक रहा हूँ, निपुण जी जरा सा आपको रोक रहा हूँ, इस समय वरुण गांधी बोल रहे हैं, सुनवाते हैं थोड़ा। और न स्वाभिमान। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर बार में जो साथ थे वही परिवार होता है। हम लोग एक वादा करते हैं, नाली, सड़क, बिजली ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं, एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं कि सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी। अंदाज वही पुराना वरुण गांधी का एक बार फिर से नजर आ रहा है। अपनी मां के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं सुल्तानपुर में। निपुण जी आप बोलिए। मैं यही कह रहा था कि अगर आप इस प्रकार के तर्क देंगे जो हास्यास्पद हैं वो एकदम हास्यास्पद ही लगेंगे। और दूसरी बात आप कहिए ना कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ममता बनर्जी मंच पर ये क्यों कह रही है कि हम हाई कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे? भाई ऐसे तो आप सीए के ऊपर भी आप कह रहे थे, संसद के द्वारा जो पारित किया गया निर्णय है, यानी कि आपने संसद की संप्रभुता को ताक पर रख दिया है। आपको ये नहीं पता कि राज्य सरकार नागरिकता के संबंध में किसी प्रकार का बोलने या किसी प्रकार का नियम बनाने के लिए बाध्य नहीं है या उसके पास अधिकार नहीं है। तो आप बोलने से पहले संविधान के अकॉर्डिंग आप बात को बोलिए, और आप अगर राज्य के संसाधन का वितरण करते हैं उसका आधार दीजिए। और मैंने सिंपल सा पूछा कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल
धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करता है। पहला मेरा प्रश्न था। दूसरा, संविधान सभा की किसी बहस का आधार बना दीजिए कि जहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई हो। और मेरा एक बहुत मूलभूत प्रश्न है कि क्या भारतीय या पूरे हम अगर मुस्लिम समाज की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, क्या इस्लाम जातिगत व्यवस्था को मानता है जो इस्लाम के अंदर इस प्रकार का ये जातिगत व्यवस्था लेकर आ रहे हैं? और अगर लेकर आ रहे हैं तो फिर यूसीसी अगर भारतीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप जातिगत व्यवस्था इस्लाम के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जेबा जी से इस पे कमेंट चाहेंगे। जेबा जी आपके पास आता हूं, उससे पहले राहुल गांधी इस समय एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, वो सुनवाते हैं। गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और पहली बार बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी न किसी दिन हम अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें, मगर खुलकर कभी नहीं कह पाते थे। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। भाइयों और बहनों, संविधान से रिजर्वेशन निकलता है, संविधान से चुनाव होते हैं, लोकतंत्र निकलता है, पब्लिक सेक्टर आता है, हरी क्रांति होती है, सफेद क्रांति होती है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होता है, मनरेगा, जो भी आपको मिला है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मेहनत से बना है, इसीलिए इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो चलिए, आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। अब रुक करते हैं वापस चर्चा की ओर। जेबा जी, आपसे जब मैंने शुरुआत में सवाल पूछा, आपने सीधे कहा कि बीजेपी बिना हिंदू मुस्लिम के बात ही नहीं करना चाहती है, चुनाव जीत ही नहीं सकती है। अब देखिए, हाईकोर्ट के फैसले में, उससे पहले स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सुनवाते हैं। मुख्य कंस्पिरेटर मनीष सिसोदिया के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट प्रेषित हुआ। बेल की एप्लीकेशन के संदर्भ में कोर्ट के 3 प्रमुख ऑब्जर्वेशंस मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के
कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को प्रमाणित और प्रतिबिंबित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मनीष सिसोदिया ने केस से संबंधित सबूतों को मिटाया है। कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन कि मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी सरकार के चलते इतनी प्रशासनिक और शासकीय ताकत है कि वो केस से संबंधित गवाहों को परेशान कर सकते हैं। गवाहों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और केस से संबंधित सबूतों को मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर ली। केजरीवाल सरकार के खिलाफ और केजरीवाल सरकार में अरविंद केजरीवाल के साथ इस स्कैम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कोर्ट का यह जजमेंट अपने आप में गवाही देता है कि जो 100 करोड़ मनीष सिसोदिया ने स्वयं इस स्कैम के माध्यम से पाया, उसके लाभार्थी आम आदमी पार्टी में और भी नेता हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह घिनौना सच पुनः स्थापित करता है यह जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट का। मैं दिल्ली की जनता से अपील करती हूं, यह जजमेंट सार्वजनिक उपलब्ध है। यह जजमेंट दर्शाता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने सेवा के बहाने सत्ता कब्जाई, उन्होंने जनता को संघर्षों में छोड़ते हुए जनता की तिजोरी को कितना लूटा है। A judgment yesterday with regards to Manish Sisodia became public. The observations of the Delhi High Court are the following. The Delhi High Court prima facie finds a case of corruption against Manish Sisodia. The Delhi High Court accepts that corruption to the tune of 100 crores has been done by Manish Sisodia and all accused in the scam. What the court has also accepted. तो आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी को। ज़ेबा जी अब आपके पास आ रहे हैं। आपने जब आपसे सवाल पूछा, आपने सीधे कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अब ये हाईकोर्ट के फैसले में आप देखें तो साफ तौर पे लिखा है कि मुस्लिम जातियों को दिया गया है लाभ सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो आपकी सहयोगी ऐसा करती आई है लंबे वक्त से।
मैं पहले स्मृति ईरानी जी को सुन रही थी जी, उस पर कुछ बोलना चाहूंगी। क्या बोल रही थी स्मृति ईरानी? सेवा के बहाने आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। आप किस बात के बहाने आई थी? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप क्या ड्रामे करती थी? सिलेंडर लेकर अरे ज़ेबा जी, आम आदमी पार्टी स्मृति ईरानी पे जिस दिन चर्चा करेंगे, स्मृति ईरानी पे जिस दिन चर्चा करेंगे उस दिन कर लीजिएगा। होगा ही नहीं ना। अरे मैम, वो आप चर्चा नहीं होगा, मैं लिख के देती हूँ। स्मृति ईरानी की इन बातों पर चर्चा नहीं तो होगा। आम आदमी पार्टी किसको हरा के सत्ता में आई है सब जानती है। 4 तारीख के बाद चर्चा होगा। ठीक है, 4 तारीख के बाद चर्चा होगी। चर्चा होगा। आज हाईकोर्ट के इस फैसले पे हम चर्चा कर ले। मैं ये पूछती हूँ कि जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है, अभी एक कोयला भ्रष्टाचार का मामला आया है अडानी के बारे में, कि 3 गुना दाम ज्यादा लिए हैं, खराब लो क्वालिटी के कोयला को बेचे हैं, और उसका पैसा कौन भरा है? जनता ने भरा है। इस पर चर्चा हो रही है। इस पर स्मृति ईरानी कब पीछी करेंगी? ज़ेबा जी, उस पे आप पीसी तो कीजिए। उस पे आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं, आपने ठीक, ये कोयले की बात आपने कर दी, आपने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए उस पे? खुलता है और पूरे देश को सीख दिखाने चली है। आज सिलेंडर पर कितनी आवाज इन्होंने उठाया। ज़ेबा जी, आप फिर देखिए, आपने मेरे सवाल को टाल दिया। मेरा सवाल जो था, आपकी सहयोगी, अब तो संजय जी ने खुल के बोल दिया कि टीएमसी INDIA अलायंस का हिस्सा है, तो अब तो बताइए, आपकी सहयोगी है, मुस्लिम तो वो कर रही हैं। देखिए आज से नहीं, 2011 से। मुस्लिम वो कर रही है या नहीं कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, ये पूरा देश जान रहा है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा किस तरह देश के युवाओं को नफरत में धकेला। मैम, भाजपा कर रही है तो टीएमसी को करने की आजादी मिल गई क्या? भाजपा कर रही है तो टीएमसी को भी करने की आजादी मिल गई? टीएमसी तो अपना काम कर रही है, पर देखिए ना, क्या काम कर रही है? हाईकोर्ट ने बता दिया। नहीं, फिर भी अब इलेक्शन चल रहा है, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है। दिल्ली पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इनको दिल्ली के सीट की चिंता है। बंगाल की पे चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, क्योंकि इनको बंगाल की सीट की चिंता है। इन्हें पता है कि इलेक्शन में इनकी हालत खराब हो चुकी है। ज़ेबा जी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, हाईकोर्ट अगर फैसला सुना रहा है तो उसमें बीजेपी क्या कर रही है? उसमें बीजेपी का बोलना नहीं चाहती। नहीं, बोलिए ना। उसका जवाब अगर कुछ होगा तो खेमचंद जी देंगे उसका जवाब। नहीं, आप बताइए। मैं कुछ उस पे बोलना नहीं। न्यायपालिका अगर कोई फैसला दे रही है उसमें फिर बीजेपी क्या है? नहीं, हमारे तो संविधान में ये प्रावधान है ना कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को हम स्वीकार नहीं करें तो सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। अरे मैम, तो स्वीकार नहीं करें, आप बिल्कुल मूव करें, लेकिन जो आज हाईकोर्ट का फैसला है उसके विश्लेषण तो होंगे ही होंगे। ये तो हमारे संविधान ने हमें दिया है ना अधिकार कि अगर हमें हाईकोर्ट के कोई फैसले, तो इसी संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप पूछिए ना, मैं कहाँ बोल रही हूँ। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि सवाल पूछा जाना, हर मुद्दे पे सवाल पूछे जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर भी तो वो नहीं चाहिए डिबेट, सिर्फ स्वाति मालीवाल पर डिबेट होता है। प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने में आपकी सरकार फेल क्यों हुई? आपकी पुलिस है वहां कर्नाटक में, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई आपकी पुलिस? पता चल जाता है कि टेम्पो भर के पैसे आ रहे हैं और विदेश भेज अब देते हैं। प्रज्वल रेवन्ना पे आया तो आप चली गई कहीं और। नहीं, आपको पता चल जाता है टेम्पो भर के आ रहे हैं पैसे और कहाँ रखते हैं। मैम, अभी प्रज्वल रेवन्ना की आपने बात की ना, प्रज्वल रेवन्ना पे तो आप बता दीजिए कि कर्नाटक पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई? नहीं करना, देश की पुलिस गिरफ्तार कर लेती। देश की कौन सी पुलिस है? देश की कौन सी पुलिस है? मोदी जी की मतलब एक मिनट, झारखंड में सीएम को किसने अरेस्ट किया? फिर वही बात मैम, झारखंड को किसने अरेस्ट किया? आप बताइए कि किस मुद्दे, कौन से मुद्दे पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं? जिस मुद्दे पे सवाल पूछे जाते हैं आप उसको शिफ्ट कर जाती हैं दूसरे पे। हेमंत सोरेन हाईकोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट गए ना, उन्हें बेल नहीं मिला। क्या करें बताइए? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हर विपक्ष पर ही दबाव क्यों? खेमचंद जी, सिर्फ विपक्ष पे ही आप लोग दबाव बनाते हैं?
हर विपक्ष पर चुनाव के समय दबाव क्यों? अदानी का जो कोयला घोटाला है उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही है? मैम, उस पे आपने अभी स्मृति ईरानी की बात की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आम आदमी पार्टी पे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने किए इस पे? नहीं, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कितना दिखाया जाता है, ये भी तो मुद्दा है। मैम, आज की डिबेट आप उठा के देख लीजिए, जितना समय शायद खेमचंद जी को नहीं मिला उससे ज्यादा समय आपको मिला है। आप टाइम उठा करके देख लीजिए, आप दोनों सहयोगी हैं। इस चीज के लिए खेमचंद जी भले ही बोल देंगे कि समय कम दिया होगा मुझे, लेकिन समय अगर आप निकाल के देख लें, आपको और संजय जी को जितना समय दिया मैं खेमचंद जी को नहीं दे पाया हूं। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। खेमचंद जी सिर्फ विपक्ष पे ही दबाव बनाते हैं। अभिषेक जी, तो आप दो अभिषेक जी। जी जी अभिषेक जी, कितने शर्म की बात है, टीएमसी और कांग्रेस और बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं मुंह सील के बैठे हैं, बंद करके बैठे हैं, उंगली लगा के बैठे हैं, तो एक्सपोज हो चुके हैं, असली चेहरा सामने आ गया है। हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, आरोप हम पे लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करे, हिंदू मुसलमान। हमने कहा हिंदू मुसलमान किया? हमने घर दिए, सबको दिए, फ्री राशन दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हर घर में हमने टॉयलेट बनवाया सबके लिए, किसान की मदद कर रहे हैं सबके लिए। लेकिन आप अरे ये पुराने डायलॉग कितनी बार बोलोगे? मुसलमान मुसलमान ये पुराने डायलॉग कितनी बार बोलोगे भाई? कहाँ सरकार करती है, कोई आपने अलग से थोड़ी नहीं किया है, खाने का काम आप अलग से नहीं करो, ये सरकार का काम है। टैक्स सबसे लेते हो, हिंदू से भी लेते हो, मुसलमान से भी लेते हो। आप लोगों ने अनाप शनाप तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बनाए। संजय जी एक एक करके प्लीज। हमेशा हाथ लगाते हैं, यही एक ही बात। संजय जी एक है उसकी धज्जियां उड़ाई, और राहुल जी वो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं। हर आदमी संविधान को मानते नहीं में रहता है, वो हिंदू और मुसलमान नहीं करता है। आपको हिंदू के आधार सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने के बावजूद आप मुसलमान करते हो, आप टैक्स सबसे लेते हो, आप अपने घर से लाकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने घर से देती है, मोदी जी अपनी नानी घर से लेकर आते हैं। सरकार का पैसा होता है और टैक्स का पैसा होता है, पैसा होता है, आप पैसा लेकर सबके साथ जो काम किया भी होगा तो सबके लिए किया होगा। काम ऐसा नहीं है कि आप अलग से कोई ऐसा नहीं होती है। आज से जब से लेकर सरकार बनी है और जब तक सरकार चलेगी और टैक्सेस इसीलिए जो है इनकम टैक्स दिया जाता है, जीएसटी दिया जाता है। संजय जी आप खुद बताइए, ऐसे में कोई समझ पाएगा? वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। नहीं, खेमचंद जी को यही सब बातें मैं बहुत सारे डिबेट में लगातार पिछले एक साल से सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन ये बार बार वही पुराने तो कल को बोलोगे जिस तरीके से आप ही बताइए कि आप 2000 आप ये कह रहे हैं कि सबसे आप टैक्स लेते हैं तो सबको तो देंगे ही ना। बंगाल में क्या हिंदू टैक्स नहीं देते थे? हिंदू की जातियां टैक्स नहीं देती थी। 77 मुस्लिम की जातियों को आप ओबीसी को दिए जा रहे थे। हिंदू है ही नहीं। देखिए, पहली बात वहाँ हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं होती। अगर ऐसी बात होती तो 74% वहाँ पे हिंदू हैं और 74% हिंदू होने के बावजूद जो है हमारी सरकार पहले 185 सीट, दोबारा आई 111 सीट, दोबारा आई हमारी जो है 223 सीट। हम लगातार बढ़ते चले गए, सिर्फ मुसलमानों के भरोसे पे हम नहीं जीतते। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। अगर इनको मुसलमानों से नफरत है तो उनके जो वोट का अधिकार क्यों छीन लेते? 2 दर्जे कायम कर दीजिए, बता हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। आप 3 तलाक के ऊपर जो है कानून बना सकते हैं, वो आपके पास अधिकार है। आप उसके पर्सनल लॉ पे जो है आप अटैक कर सकते हैं, 3 तलाक के आप कानून बना सकते हैं। संजय जी, खेमचंद जी एक सेकंड। अच्छा संजय जी, ये 3 तलाक पे कानून बना वो गलत था क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इनकी बात की बात बता रहा हूँ। गलत की और सही बात नहीं है, वो मुस्लिम धर्म गुरु देखेंगे उसके बाद। मैं कह रहा हूँ कि आप उसके पे कानून बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। धर्म गुरु देखेंगे, हमारी मुस्लिम बहनें जो परेशान थी वो नहीं देखेंगी, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकती। पहली बिल्कुल आवाज क्यों नहीं उठा सकती है? उनके लिए सरकार ने सोचा तो फिर इसमें है कि धर्म गुरु सोच कोर्ट में जाएं। हम तो कह रहे कोर्ट में जाएं, सबके लिए कोर्ट खुला हुआ है। और अभी जिस तरीके से कह रहे थे हम नहीं मानेंगे और हम विरोध उसके पे फैसला उठा सकते हैं, दोनों एक ही बातें होती है। हम जब नहीं मानते तभी उसके विरुद्ध फैसला जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बिल्कुल सर, और अंदाजे बयां जो होता है ना वो सब कुछ कहता है। बिल्कुल अलग अलग होता है, अंदाजे बयां सब कुछ कहता है। निपुण जी जल्दी से आपके पास आते हुए, अंदाजे बयां सब कुछ बयां कर देता है। आपने जितने प्रश्न पूछे उसका एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया।
इधर की बात उधर की बात, जिस भी मुद्दे पे आए उस मुद्दे पे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई उसका जवाब ना देकर कहीं और चले गए। और बहुत सिंपल सी बात है, आप मीडिया पर क्वेश्चन उठा रहे हो, आप कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? हम तो दिन रात देखते हैं, राहुल गांधी जी हर चैनल पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, आपको करनी चाहिए। अभी भी रैली कर रहे थे राहुल गांधी, अभी भी रैली कर रहे थे राहुल गांधी दिलशाद गार्डन। और एक बड़ा अच्छा आपने बोला, जो कर्नाटक वाला मामला था, इनको ये जानकारी नहीं है। मोदी जी की पुलिस होती है राज्य की, लोक व्यवस्था बनाने का अधिकार है वो किसका? राज्य का होता है। प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक सरकार ने पुलिस की गाड़ी दी और बिठा के उसको कहां पर छोड़ कर आई? एयरपोर्ट पर छोड़ कर आई और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जब अभी मेरे ख्याल से शायद आपको नहीं पता होगा कि एक सांसद देश के बाहर जाता है बिना केंद्र सरकार के परमिशन, बिना उसके वीजा के, स्पेशल वीजा के। क्या वो अपने घर से निकल करके उड़ा के लेके गई? आपको सरकार ऊपर से उड़ा के लेकर गई? जिम्मेदारी नहीं, इसका मतलब चलिए सर, ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।